गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट बैंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि एक अनिवार्य विषय है सभी बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो आ जाइए, हम लोग अभी तक हम लोगों ने टोटल 14 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आ जाइए हम 15 ऑनवर्ड बात करेंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, द डैमेज कॉज्ड बाय द एसिड रेन इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो डैमेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? पहला है बैलेंसिंग, दूसरा है प्रोटेक्टिंग, तीसरा है विथ स्टैंडिंग और चौथा है कोरोसिव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोरोसिव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोसिव कहलाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एसिड रेन रिएक्ट विथ मार्बल एंड लाइम स्टोन टू फॉर्म। जब एसिड रेन मार्बल अर्थात संगमरमर या लाइम स्टोन से रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है? इसके प्रोडक्ट में क्या आता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कैल्शियम सल्फेट होगा। अर्थात जो एसिड रेन होता है वो H2SO4 प्लस जो लाइम स्टोन होता है उसको CaCO3 कहते हैं। तो जब CaCO3 और H2SO4 दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग एट द बेस। जो इसका आधार बनता है, बेस बनता है एक इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो क्या होता है? पहला है डिकम्पोजर, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा है कंज्यूमर और चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें सही ऑप्शन होगा प्रोड्यूसर, है ना। तो जो इसका बेस बनता है, जैसा कि आप जब ऐसे बनाते हैं तो ये जो बेस होता है जो ज़्यादा नंबर का होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो जो पिरामिड का बेस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन रिन्यूएबल होता है, अर्थात फिर दोबारा यूज नहीं हो सकता? पहला है कोल, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है वाटर, चौथा है वाइल्ड लाइफ। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर कोयले को जला दिया जाता है फिर वो दूसरी बार यूज में नहीं आ सकता, अर्थात वो क्या हो जाता है? रुइंड होता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू कंजर्व। चिपको आंदोलन किसको संरक्षित करने के लिए किया गया था? पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रॉसलैंड, तीसरा है डिजर्ट और चौथा है सॉइल। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फॉरेस्ट। अर्थात वनों के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के सुपरविजन में, उसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन रिलेटेड है किससे? फॉरेस्ट से, वन से, है ना। पहला ऑप्शन सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द कॉमन टू द टेक्निक दैट इज़ द। पहला है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्रायो प्रिजर्वेशन, तीसरा है टिश्यू कल्चर। तो इसका ये किससे, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पहला है ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, दूसरा है ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड, तीसरा है ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस। अगला है डी ऑप्शन है ऑल द मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें जो सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। ये सभी जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन है या टिश्यू कल्चर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। The type of diversity including all the different kinds of the living things found in the certain habitat is called। अर्थात जो डाइवर्सिटी होती है, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंट काइंड के लिविंग थिंग्स एक सर्टेन हैबिटेट में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पहला स्पीस डाइवर्सिटी, दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और चौथा है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। तो इसमें जो सही होगा वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। जब किसी सर्टेन हैबिटेट में डिफरेंट काइंड्स के जो लिविंग थिंग्स एक ही जगह रहते हैं तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है विभिन्न प्रकार के जोन को होते हैं, केवल एक को छोड़कर। पहला है कोर जोन, दूसरा है कमांड जोन, तीसरा है बफर जोन और चौथा है स्फेरिकल जोन। तो ऊपर की ये सब होते हैं, केवल यही नहीं होता है, ये एक्सेप्शन मतलब ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, स्फेरिकल जोन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अगर कोई डाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक हैबिटेट से बाहर होता है, तो उसको हम इक्स सिटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्स सिटू कहते हैं। तो ऑप्शन में है इक्स सिटू, इन सिटू, कंजर्वेशन, इन वाइवो। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम क्या कहते हैं? इक्स सिटू कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्स सिटू। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग और द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। कह रहा है इसमें से कौन सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन के कारण होते हैं। पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, दूसरा है ओवर कल्टीवेशन, तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अर्थात जब हम ग्रेजिंग मतलब जानवरों से हम चरवा देते हैं घास को, तो क्या अगर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करा देंगे, बहुत ज़्यादा चारा के रूप में हम चरवा देते हैं, उसमें अगर किसी फसल का ओवर कल्टीवेशन कर देते हैं या फिर वनों का कटाव कर देते हैं, तो ये सब सॉइल इरोजन के कारण बनते हैं, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब मृदा अपरदन के कारक हो सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ। जो रेड डेटा बुक होता है उसके अंतर्गत किसका डेटा रखा जाता है। पहला ऑल प्लांट स्पीसीज, दूसरा ऑल एनिमल स्पीसीज, तीसरा थ्रेटेंड स्पीसीज और चौथा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, डेटा रखा जाता है, उसको हम रेड डेटा बुक के अंतर्गत जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। इसमें से किस में मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। पहला है मैंग्रोव्स, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा है टैगा और चौथा है कोरल रीफ। तो बच्चों जो कोरल रीफ होते हैं ये एक प्रकार का सेलेंट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? समुद्रों में पाए जाने वाले सेलेंट्रेट्स की प्रजातियां जहां पाई जाती हैं उसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है, तो कोरल रीफ में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन। कह रहा है किसको इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। पहला है जू, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और चौथा है बायोडाइवर्सिटी रिजर्व। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो जू होता है बच्चों, इसको इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक, और ये सभी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हॉट स्पॉट और रीजन ऑफ हाई। जो हॉट स्पॉट रीजन होता है उसको किसको अर्थात हॉट स्पॉट रीजन के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं, कौन होता है हॉट स्पॉट। पहला है रेसिसिज्म, दूसरा है इंडेमिज्म, तीसरा है डाइवर्सिटी और चौथा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों इंडेमिज्म। अर्थात अगर उस नेचुरल हैबिटेट के अंतर्गत बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज होते हैं, बहुत सारे इंडेमिक प्लांट या एनिमल्स होते हैं, वहीं के नेटिव अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, तो उस प्रकार की डाइवर्सिटी जो बनाई जाती है उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं ना। अर्थात कुल मिला के जब 80% के लगभग 80% तक वहाँ की नेचुरल हैबिटेट होती है, वहाँ के नेचुरल प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, तो उस प्रकार का जो एरिया होता है, रेंज होता है, उसको हम हॉट स्पॉट में गिनते हैं ना। तो इंडेमिज्म जो होता है सही आंसर होगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हॉट स्पॉट रीजन कौन होता है? जिसमें हाई इंडेमिज्म देखने को मिलता है। ठीक, अर्थात वहाँ के नेटिव स्पीसीज देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अ पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल्स एग्जॉस्ट इन। अर्थात जो यातायात गाड़ियाँ जो चलती हैं ट्रैफिक पर, उसमें जो पॉइजनस गैस निकलती है वो क्या होती है। जो ऑटोमोबाइल्स चलती हैं, जो यातायात वाहन चलते हैं, उसमें से जो एक पॉइजनस गैस, विषाक्त गैस निकलती है वो क्या होता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है इथेन, तीसरा है मीथेन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक पॉइजनस गैस होता है जो व्हीकल से निकलती है या यातायात साधनों से निकलती है। ठीक, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द येलोविंग ऑफ द ताजमहल इज़ एन इफेक्ट ऑफ। जो ताजमहल का मार्बल्स है, संगमरमर है, जो पीला पड़ता चला जा रहा है, वो किसके प्रभाव से हो रहा है। पहला है एसिड रेन, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है ओजोन डिप्लीशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एसिड रेन की वजह से वो ताजमहल का जो मार्बल है वो कैसा होता चला जा रहा है, पीला होता चला जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज टोटल 30 क्वेश्चंस को देख लिया है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर, ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।